हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अखिल रॉय और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज के इस एपिसोड नंबर 3 में सेल में हम पढ़ रहे होंगे प्लास्टिड और टाइप्स ऑफ सेल के बारे में। मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट उन लोगों के लिए जो इस वीडियो को डायरेक्टली पहली बार देख रहे हैं। आई वांट टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ दोज गाइज़ कि इससे पहले मैंने 2 एपिसोड ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आप उन्हें पहले देख लीजिए ताकि आपके एक बेटर वे में आप समझ सकें बायोलॉजी को। आपको बहुत ही सिंपल काम करना है। प्लेलिस्ट में बायोलॉजी के नाम का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। ऑलराइट, तो आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, चलिए इसको शुरू करते हैं। सो पहली चीज़ आपको जो जाननी है वो है प्लास्टिड। सो बेसिकली प्लास्टिड के बारे में हमें जानना क्या है, तो प्लास्टिड के बारे में हम ये जान लीजिए कि ये पहली चीज़ कि ये किसी भी प्लांट में सबसे बड़ा सेल पार्ट होता है, राइट। और दूसरा चीज़, ये हमेशा प्लांट में ही मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ये एनिमल में तो बिल्कुल नहीं मिल रहा, राइट। तो एनिमल में ये प्रेजेंट नहीं होता, तो प्लास्टिड सिर्फ प्लांट में होता है। और प्लास्टिड को 3 भागों में हमने आके आकर बांट दिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट और तीसरा है क्रोमोप्लास्ट। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये है क्रोमोप्लास्ट, ये है क्लोरोप्लास्ट और ये ल्यूकोप्लास्ट। इन तीनों के क्या फंक्शन होते हैं, इनको हम बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे, राइट। देखिए, पहली चीज़ जो है वो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में क्या करता है, देखो, ये पहली चीज़ कि ये फूड बनाता है। प्लांट के लिए फूड बनाने का जो काम करता है वो क्लोरोप्लास्ट करता है। दूसरा, ये लिप्स और ब्रांच में प्रेजेंट होता है। और तीसरा चीज़, ये कभी कभी कुछ कुछ पौधों में रंग भी देने की कोशिश करता है। तो ये 3 बातें आपको क्लोरोप्लास्ट से याद रखना है। क्या? ये खाना बनाता है, दूसरा ये लिप्स और ब्रांच में पाया जाता है, और तीसरा ये कुछ कुछ प्लांट में कलर्स भी देता है, राइट। जैसे कुछ प्लांट्स के फ्रूट जो होते हैं वो रेड दिखते हैं, ब्लू दिखते हैं, कुछ येलो दिखते हैं। तो मैं आगे बताऊंगा कि आखिर रीज़न क्या है, लेकिन ये क्लोरोप्लास्ट भी ये ऐसा करता है, राइट। ये है क्लोरोप्लास्ट। दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट। सो ल्यूकोप्लास्ट क्या कहता है, तो ल्यूकोप्लास्ट के बारे में आपको ये बात जानना पड़ेगा कि पहली चीज़ तो ये कलरलेस होता है और वाटर भी कलरलेस है, राइट। दूसरा बात कि ये कलरलेस तो होता है, लेकिन ये फूड को स्टोर करने का काम करता है, यानी खाना, जो भी प्लांट में जो खाना बनता है, ठीक है, तो उसको स्टोर करने का काम ल्यूकोप्लास्ट करता है। और देखो, खाना आता कहाँ से है, आपको रूट से आता है, राइट। तो आप इससे भी समझ सकते हैं, तो ये रूट में ये पाया जाता है, रूट और फ्रूट में, ये दोनों चीज़ें आपको ल्यूकोप्लास्ट, इन दोनों चीज़ों में ही आपको ल्यूकोप्लास्ट मिलेगा। ऑलराइट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दिस इज़ क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट भी लगभग डिट्टो वैसे ही के वैसे ही हैं जिस तरीके से मैं क्लोरोप्लास्ट पढ़ा रहा था, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में मैंने आपको बताया था कि ये रंग भी देता है उसी तरह, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर रंग कुछ देता है तो क्रोमोप्लास्ट देता है, राइट। तो क्रोमोप्लास्ट की वजह से, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर काम यही है कि प्लांट को रंग देना है, राइट। अब ये ब्लू, येलो, ये जो भी रंग होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट, राइट। अब कुछ एग्जांपल के तौर पे हम बताते हैं, जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, कुछ जैसे टोमेटो होते हैं, स्पाइसेस हैं, लाल वाली मिर्ची, तीखी मिर्ची, इनका रंग लाल क्यों होता है, तो ये लाइपेज की वजह से होता है, ये आप याद रखिएगा। टोमेटो अगर जैसे ये नया नया रहता है जब वो, तो वो ग्रीन दिखता है, और जब थोड़ा सा वो काफ़ी दिनों का हो जाता है तो वो ब्लैक दिखने लगता है। वो सोलेनिन की वजह से उनका कलर ऐसा होता है। जैसे उसके बाद है बीटरूट में ब्लडिश सा थोड़ा दिखता है, वो बीटानून की वजह से होता है। कैरेट का रंग लाल होता है कैरोटीन की वजह से। ह्यूमन ब्लैक होता है मेलानिन की वजह से। और फ्रूट, कुछ कुछ ऐसे भी फल होते हैं जो पीले होते हैं, वो होता है जेंतोफिल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई कई बार पूछा जा चुका है, किसके वजह से कौन सा कलर होता है, तो आपको ये याद रखना होगा क्रोमोप्लास्ट के बारे में। ऑलराइट, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ सेल। तो देखिए, टाइप सेल के ना 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है यूकैरियोटिक और दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक। सॉरी, मैंने एक दूसरे को अलग इंटरचेंज कर दिया, तो पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। देख रहे हैं आप, तो ये है प्रोकैरियोटिक, ये है यूकैरियोटिक, आप समझ लीजिए इस बात को। अब मैं इसको बारी बारी से बताने की कोशिश करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस काइंड ऑफ सेल्स और हमारे में कौन कौन सा होता है। तो पहली बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए, ये प्रोकैरियोटिक का ये तो एक फिगर है, राइट। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये स्मॉल होता है, और स्मॉल होने की वजह से ये अनडेवलप्ड है, इसका इतना विकास नहीं है, राइट। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है अमीबा में,
ठीक है, अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, तो ऐसे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसमें प्रोकैरियोटिक पाया जाता है। तो अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है तो इसका मतलब ये है कि हम में तो बिल्कुल नहीं पाया जाता, राइट। उसके अलावा देखिए, ये बहुत छोटा होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, तो इनका रिप्रोडक्शन बहुत तेज़ होता है। ये बात जग जाहिर है। जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होगा उसका रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, जिसकी जिसकी स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, उसमें आपका रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा। तो जबकि प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं है, तो इसका रिप्रोडक्शन फास्ट होगा ही। और ये मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में, अगर आपको याद है। मैं एक बार फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप शुरुआत के पहली और दूसरी वीडियो को ज़रूर देखें, राइट। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, राइबोसोम होता क्या है, ये बेसिकली सेल में है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें डॉटेड स्ट्रक्चर्स होती हैं, राइट। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसे ही हम राइबोसोम कहते हैं। और राइबोसोम बेसिकली प्रोटीन का निर्माण करता है। और प्रोटीन भी दो तरीके का, एक 70S और एक 80S, राइट। तो 80S हमारे बदन में होता है और 70S जो होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है। तो इसके वजह इसका मतलब ये है कि प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम पाया जाता है। और बात एक चीज़ मैं समझाता हूँ, देखिए यहाँ क्या है ना कि प्रोकैरियोटिक सेल में ना माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती। अब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होने की वजह से इनका जो सांस होता है ना, ये प्रोटोप्लाज्म की वजह से लेते हैं। पहले मुझे आपको प्रोटोप्लाज्म बताने दीजिए, ये प्रोटोप्लाज्म होता क्या है। देखिए देखिए क्या है, ये समझ लीजिए, ये एक सेल है और ये है न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में भी एक लिक्विड होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और सेल में भी लिक्विड होते हैं। तो सेल वाले लिक्विड को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और न्यूक्लियस में जो लिक्विड होते हैं उन्हें हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये बात आपको समझ आ गई थी। अब इन दोनों को कम्यूटेटिवली हम क्या कहते हैं, उन्हें प्रोटोप्लाज्म। तो ये सांस किसके वजह से लेते हैं, इन लिक्विड किस वजह से हम लोग, ये लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, क्योंकि इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया ही ऑक्सीडेशन कराती है। जबकि ये चूँकि, और माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया कभी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, राइट। तो इसकी वजह से उनका रेस्पिरेशन यहाँ होता है। और एक बात देखिए, इनको ढकने के लिए सेल वाल है, राइट। और ये सेल वाल जो होता है ना, ये अनडेवलप्ड है अभी भी, और ये बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का। तो ये याद रखिएगा कि पूछा जाएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वाल जो होता है वो डेवलप्ड होता है कि अनडेवलप्ड। आपका जवाब होगा अनडेवलप्ड। किससे बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन से, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ रही है, राइट। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक आप देख रहे हैं ये कितना ज़्यादा, आप देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर को भी आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स है, राइट। इसमें कई सारी देख रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है, लेकिन हमें इतना नहीं पढ़ना। ये नीट की जो प्रिपरेशन करते हैं वो पढ़ते हैं। मैंने सिर्फ आपको एक फिगर दिखा करके ये आप समझाने की कोशिश की है कि देखिए यूकैरियोटिक दिखता है ऐसे है। तो पहली चीज़, यूकैरियोटिक सेल बिग होता है और ये डेवलप्ड होता है, जहाँ जबकि वो प्रोकैरियोटिक जो था अनडेवलप्ड है। और जब ये डेवलप्ड हो जाता है तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, राइट। और ये एक बात समझिए कि ये बिगर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। बिगर ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि हम जैसे लोगों में, जैसे एनिमल हो गया, मेन हो गए, है ना, इन सब में ये यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। अब जहाँ तक बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बिग होते जाता है उनका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लगता है, तो इनका रिप्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगा। कॉम्प्लेक्सिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिप्रोडक्शन, राइट। जैसे हम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिप्रोडक्शन, यानी अगर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो रिप्रोडक्शन घटेगा, और कॉम्प्लेक्सिटी अगर घटती है तो रिप्रोडक्शन बढ़ेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और जहाँ तक प्रोटीन की बात करें तो यहाँ 80S राइबोसोम मिलता है। सेल वॉल जो होता है ये डेवलप्ड होता है, और यहाँ रेस्पिरेशन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया से होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी पिछले वाले स्लाइड में जब मैं डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था, राइट। अब हम कुछ बात कर लेते हैं। तो ये ख़त्म हुआ हमारा स्लाइड, ठीक है, और ये सेशन का आखिरी था। अगला जो टॉपिक होगा उसमें हम बात कर रहे होंगे क्रोमोसोम, डीएनए और आरएनए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी, उसको मत मिस कीजिएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना पढ़ लीजिए आप, आपको किसी भी पीएससी एग्जामिनेशन, किसी भी वनडे एग्जामिनेशन में आपको बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से टैकल कर लेंगे। डू ट्रस्ट ऑन मी। और मैं सिर्फ आपसे ये चाहता हूँ कि मेरा एक मिशन है, मिशन ये है कि मैं
चाहता हूँ कि लोग इसको देखें, अच्छे बच्चे इसे देखें और इसका रीच पहुँचे उन लोगों के पास जो कि नीडी हैं इसके। तो और मैं सिर्फ आपको जानता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारी इसमें मदद कीजिए, बस मुझे सिर्फ आपसे यही चाहिए, राइट। उसके अलावा जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि शेयर टू नीडी है, नीडी कीजिएगा कि हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि ये आपको हमेशा पढ़ते रहना है, वर्क हार्ड करते रहिए, हम लोग बहुत जल्दी आएंगे। और ये लास्ट जो मेरा बहुत फेवरेट है, जय हिंद, बाय।